हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में जो मोस्टली मैंने कहा मोटर्स यूज होती हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं। ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मशीन, मैग्नेट, इतना सब कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने क्रैश कोर्स में। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लेक्चर पूरे प्रॉपर तरीके से देख लिए होंगे और देख रहे भी होंगे। और काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं बहुत प्यारे प्यारे, और ऑब्वियसली आप लोगों के कमेंट्स मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, तो आप लोग करते रहिए इसी तरीके से। आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, वो भी करते रहिए, मोटिवेशन बिल्कुल मिलता है हम लोगों को। चलिए, तो विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आप लोग क्या करिए, जो लोग नए हैं क्रैश कोर्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और लगातार लाइन से देखिए। मैंने आप लोगों को बताया 50 नंबर आपके टेक्निकल में केवल क्रैश कोर्स देखने से बढ़ेंगे, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने से पहले हम लोग एक थोड़ी सी बेसिक बात मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात कही है कि रोटर और स्टेटर दो पार्ट होते हैं। किसमें? कोई भी रोटेटिंग मशीन में, किसी भी रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट होते हैं, रोटर और स्टेटर। और क्या चीज, अगर मैं बात करूं, देखिए दो ही तरीके की डिजाइन हो सकती हैं। मैंने हमेशा से कहा आप तीसरी डिजाइन रख ही नहीं सकते। देखिए मतलब कहने का क्या है, बात को समझिएगा कि आप आर्मेचर वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, दो तरीके से इंसान को बनाया जा सकता है, उसका सर ऊपर लगा के, एक उसका सर नीचे लगा के। तीसरा कोई रास्ता मुझे तो नहीं लगता बनता है। सेम ऐसे किसी भी मोटर को आप दो तरीके से ही बना सकते हैं, किसी भी मोटर को। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है? जिसमें ईएमएफ पैदा होता है, वो वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग कौन सी होती है? जो फ्लक्स पैदा करती है, मतलब जो वाइंडिंग फ्लक्स पैदा करती है वो है फील्ड वाइंडिंग, और ईएमएफ पैदा करती है वो क्या है? आपकी है आर्मेचर वाइंडिंग। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के पास दो रास्ते थे, है कि नहीं? तो मतलब उसकी मूवी थी ना, दो रास्ते, आप देखे ही होंगे यार। चलिए, डिजाइन 1 डिजाइन 2, मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग रख दो, फील्ड वाइंडिंग रोटर पर रख दो, मतलब उल्टा बोल गया। ठीक है, मतलब रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग रख दो, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर रख दो, या फील्ड वाइंडिंग रख दो या आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर रख दो, है कि नहीं? कुछ इस तरीके से दो डिजाइन बन सकती है। मतलब कहने का, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे, कटना किसे है? कटना तो भाई खरबूजे को ही है। सेम ऐसे ही आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखो या स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग को रखो, ईएमएफ किस में पैदा होना है? ईएमएफ हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होना है, ये याद रखिएगा बात को। ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में ही पैदा होना है। और कंडक्टर भी किस में रखे होते हैं? चालक किस में रखे होते हैं? वो ऑब्वियसली आर्मेचर वाइंडिंग जहां रखी होती है वहीं चालक रखे होते हैं। ठीक है, मैं फिर से आ जाता हूं, बात करता हूं डिजाइन 2 पे। या तो भैया फील्ड वाइंडिंग रोटर पे रख लो या आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रख लो। दो ही रास्ते हैं भाई, दो ही रास्ते हैं, या फील्ड वाइंडिंग रोटर पे रख लो या आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रख लो। अब कुछ भी कर लो, आपका ईएमएफ किस में पैदा होना है? आर्मेचर वाइंडिंग में। ये बात हमेशा याद रखना। ये जनरलाइज बता दे रहा हूं आपको, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है भाई। कोई आपसे पूछे कि भाई कौन सी डिजाइन में कंडक्टर घूमता है, आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है, तो डिजाइन 1 में मान लो, आप डिजाइन 1 में बता देता हूं कि ये वाली डिजाइन कहां यूज होती है? जहां रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग लगती है। मेजर सारी मशीन्स में, डीसी मशीन में यही होती है, 3 फेज इंडक्शन मशीन में यही होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में भी यही होती है। ये सारी बातें वैसे तो मैं कर चुका हूं, बस आप लोगों के लिए दोबारा दोहरा रहा हूं। डिजाइन 2 की मैं बात करूं, केवल एकमात्र ऐसी डिजाइन है सिंक्रोनस मशीन की भाई साहब, जिसमें फील्ड वाइंडिंग रोटर पे लगती है और स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग लगती है। इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा सबसे अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी डिजाइन भी अलग है। अब आप खुद सोचो, अगर एक आदमी को आपको स्टडी करना है जिसका सर नीचे लगा हुआ है ना, पैरों के पास, तो आप खुद सोचो, उसको तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, उसको तो बाद में पढ़ेंगे कि भैया ये अलग है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, ये देख लेते हैं। जितने की ज्यादातर लोग जैसे हैं पहले उन पर रिसर्च कर लेते हैं, इस आदमी पे अलग में बाद में ही करेंगे। ऐसी सिंक्रोनस मशीन के साथ है, और लोगों को टफ इसलिए भी लगती है सिंक्रोनस मशीन क्योंकि इसका थोड़ा सा डिजाइन अलग है, तो चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। गलती आपकी भी नहीं है, चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। तो जिसको अच्छे से ये नहीं आता तो फिर वो इसको समझने में कंफ्यूज कर जाता है।
आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। बहुत बेहतरीन तरीके से सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा, जड़ से याद करवा दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आपको बहुत प्यारी तरीके से, इतने बढ़िया ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी और पेपर फंसेगा उसमें से। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे ना, जो जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, बिलीव करिए उन लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपका जो बताई हुई ट्रिक है उससे चीजें याद भी रहती हैं, और क्योंकि आप कंसेप्ट से भी चल रहे हो तो चीजें कंसेप्चुअली भी समझ में आ रही हैं। तो यार बात सीधी सी है, करना कितना है, आपने बस अपने टाइम इन्वेस्ट करने हैं। मैं भी वीडियो क्या कहते हैं पूरे मन से और पूरे टाइम निकाल के बनाता हूं आप लोगों के लिए। मतलब कभी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं नहीं बनाता, मैं खुद नहीं बनाता। आप कभी देखेंगे एक दो दिन कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो नहीं डल पाती है, तो उसके पीछे जस्ट रीजन क्या है कि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज जल्दबाजी में या कोई चीज मिस हो जाए आप लोगों के से। तो इसीलिए आपने करना इतना है कि वीडियो आपने पूरा देखना है, ठीक है। चलिए, तो जो डिजाइन 1 फॉलो करती हैं मशीन्स वो कौन कौन सी है? डीसी मशीन, 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन। और जो डिजाइन 2 फॉलो करती है वो है सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। डिजाइन 1 जो फॉलो करती है वो आर्मेचर, उसमें क्या क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रख देते हैं, फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रख देते हैं। अच्छा, इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि स्टेटर क्या पैदा करता है? फ्लक्स पैदा करता है, और ईएमएफ कहां पैदा होता है? रोटर पे होता है। तो मतलब ये समझने की बातें हैं ये तो सारी। चलिए खैर, हम लोग आज इस डिजाइन से ताल्लुकात की बातें करेंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं ये स्टेटर रहा, ये स्टेटर रहा। स्टेटर पे क्या लगा है? नाम से पता चल रहा है फील्ड वाइंडिंग लगी है, ठीक है। स्टेटर पे क्या लगा है? फील्ड वाइंडिंग लगी है। तो लो साहब फील्ड वाइंडिंग कर ली हम लोगों ने, यहाँ फील्ड वाइंडिंग मैंने मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, नहीं, लो मान लिया हमने कि फील्ड वाइंडिंग यहां लगी है। और मान क्या लिया? ये डिजाइन का पार्ट भी जो है, मान क्या लिया? डिजाइन का पार्ट है। फील्ड वाइंडिंग यहां पर लग गई आपकी, ठीक है भाई। मोटर है, मोटर में तुम क्या करते हो? मोटर को चालू करके आते हो ना, तो मतलब मोटर में सप्लाई कौन देगा? मोटर में सप्लाई आप देंगे जो मोटर चला रहा है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई देंगे। अच्छा, सिंगल फेज क्यों देंगे? क्योंकि भाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। बात कर लेते हैं, चलिए ये तो स्टेटर का बात हो गई, स्टेटर की बात हो गई भाई ये। अब बात करते हैं रोटर की, ठीक है। रोटर की बात करते हैं। रोटर, एक और बात मैं यहां पे बता देता हूं, इसके रोटर की खास बात क्या है बता देता हूं थोड़ी सी। यहां पर स्क्विरल केज टाइप का रोटर यूज होता है, स्क्विरल केज टाइप रोटर इज यूज्ड। अब ये कहां हुआ था याद करो, बताया था सन 1947 में मैंने। कहां हुआ था? अरे यार अभी बताया था 3 फेज इंडक्शन में। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ये कहां यूज होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी यूज होता है, ठीक है। तो स्क्विरल केज टाइप रोटर ही यूज होता है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो यहां जब स्क्विरल केज, अच्छा स्क्विरल केज की खासियत क्या है ये भी बता दो, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। इस तरीके से होता है, एंड रिंग से वो यहां पर एंड रिंग से शॉर्ट रहती है, मतलब सारे कंडक्टर लगे होते हैं, खांचों में कंडक्टर डाल देते हैं, सारे खांचों में कंडक्टर डाल देते हैं, और कंडक्टर जो है लास्ट में जाके शॉर्ट सर्किट होते हैं। किससे? एंड रिंग से। क्या होते हैं? लास्ट में जाके शॉर्ट सर्किट होते हैं एंड रिंग से। ये मेरा रोटर रहा, इस रोटर के बारे में ही बता रहा हूं मैं ये सारी बातें। चलिए साहब, ये रोटर रहा। तो रोटर पे क्या रहेगा? आर्मेचर वाइंडिंग। ऑब्वियसली मैंने कहा ना, आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? कंडक्टर रहेंगे, चालक रहेंगे भाई। ये चालक ही तो है, कंडक्टर ही तो है कि नहीं? ये कंडक्टर ही तो है, चालक ही तो है। चलिए, तो ये रोटर रहा। पूरा लेक्चर देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया डिटेल्स बताने वाला हूं आप लोगों को। तो यहां पर जाहिर सी बात है आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग होगी, यहां पे फील्ड वाइंडिंग है। अब देखिए बात को समझते हैं, इतना मैं मिटा देता हूं, सुनिए। ये आप बात याद रखिएगा, हाँ सिंक्रोनस मशीन का डिजाइन बिल्कुल उल्टा होता है बाकी सबका। आप क्या करिए मैं बताऊं आपको, आप एक याद रखिए, कोई भी एक याद रखिए। जब आप दोनों याद रखने की कोशिश करोगे तो फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, याद रखिए, ठीक है। तो बात करिए स्टेटर की। स्टेटर पे हमने सिंगल फेज सप्लाई दी। स्टेटर पर देखिए, क्योंकि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो फील्ड वाइंडिंग भी सिंगल फेज होगी, 3 फेज नहीं होगी, क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग किसकी है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे सिंगल फेज ही यहाँ पर होगी आर्मेचर वाइंडिंग भी। कैसी होगी? सिंगल फेज होगी, 3 फेज नहीं होगी। एक बात मैं आपको, अब देखिए इस डायग्राम से मैं आपकी वाइंडिंग बना देता हूं, इस डायग्राम से मैं आपकी वाइंडिंग बना देता हूं, ठीक है। बड़े डिटेल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा। ये 3 फेज वाइंडिंग होती है। मैंने स्टार ले लिया, मान लीजिए स्टार मैंने ले लिया। ये क्या होती है? 3 फेज वाइंडिंग होती है। बट मैंने आपसे क्या कहा, अब इस बात को समझिएगा, ये स्टेटर की वाइंडिंग बना रहा हूं मैं यहाँ पे।
मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर सिंगल फेज वाइंडिंग यूज होगी, तो फिर मैं 3 फेज बना ही क्यों रहा हूँ, सिंगल फेज होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। मैं जानबूझ के, ये 3 फेज है, याद रखिए। तो सिंगल फेज जब होती है वो कैसी होगी, ये सिंगल फेज होगी भाई साहब, सिंपल सी बात है, ये सिंगल फेज होगी, क्योंकि सिंगल फेज में केवल एक ही वाइंडिंग होगी, वही तो सिंगल फेज दर्शा रही है। तो ये सिंगल फेज होगी किसकी, जाहिर सी बात है स्टेटर की सिंगल फेज होगी। अब देखिए ये सिंगल फेज जो मैंने वाइंडिंग बनाई है, इस वाइंडिंग में कोई भी वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस भी होगा और रिएक्टेंस भी होगा। मैंने क्या कहा, प्रेरक भी होगा और उसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो जब वाइंडिंग का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और उसका प्रेरक होता है, तो मैंने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, दर्शा दिया। तो ये मेरी स्टेटर वाइंडिंग हो गई, स्टेटर वाइंडिंग हो गई मेरी ये, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेटर हो गया ये मेरा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्टेटर वाइंडिंग होगी ये। अब क्योंकि हमारा स्टेटर वाइंडिंग मेन है, यहीं पे सप्लाई दी जाती है, तो मैं यहाँ पर जो इसके रेजिस्टेंस बना रहा हूँ और जो इसका इंडक्टेंस बना रहा हूँ वो XM और RM मैंने नाम दिया है मेन रेजिस्टेंस, यहाँ कह लो मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए बड़े ही ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, जब हमने यहाँ पर इसे सप्लाई दी तो इस पर सप्लाई हमेशा रहेगी, मतलब मेन सप्लाई जो है इसमें रहेगी। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस बनेगा RM, वो होगा मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अच्छा, जो लोगों को डिटेल्ड कोर्स जेई का और जो लोग डिटेल्ड कोर्स टेक्नीशियन का चाहते हैं लेना, दिवाली का ऑफर चल रहा है, बहुत प्यारा ऑफर चल रहे हैं, बेस्ट कंटेंट लोएस्ट प्राइस में आप लोगों को मिलेंगे। बस आपको व्हाट्सएप पे जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है इस पर मैसेज करना है। मैं आपको बता दूं कई बच्चों ने मैसेज किया, कई बच्चों ने कोर्स लिया भी है और वो लोग वाकई में काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीके से आपको स्टाइल भी, टीचिंग स्टाइल आप देख रहे हैं, मैं मतलब कभी मैं चाहता कि बच्चों को बहुत बोरियत तरीके से हम लोग पढ़ाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे डिटेल्ड कंसेप्ट आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी इच्छा है और नियत भी है। चलिए, और हम पहुंचा भी रहे हैं। तो RM मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस है और XM आपका मेन वाइंडिंग रिएक्टेंस है, प्रेरक। समझिएगा बात को, मैंने क्या कहा, मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस और मेन वाइंडिंग प्रेरक, ठीक है, X है। तो मेन वाइंडिंग का नाम हम लोगों ने यहां दिया और जाहिर सी बात है इस वाइंडिंग को ही मैंने यहां पे दर्शाया है। आप इस बात को समझने की कोशिश करना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस मैकेनिकल वाली वाइंडिंग को यहां पर इलेक्ट्रिकल डायग्राम में बना दिया है। अब देखिए यहां पर अपन ने क्या लगाई है, सिंगल फेज सप्लाई लगाई है, तो ये सिंगल फेज सप्लाई लगा दी भाई। कुछ नहीं, जैसा जैसा हम देखते जा रहे हैं वैसा वैसा सर्किट बनाते जा रहे हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है भाई, ठीक है। ये सिंगल फेज सप्लाई हो गई, देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल फेज सप्लाई यहाँ लगा दी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, ये आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब इस बात का बड़े ध्यान से समझना, मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वो गोल्डन स्टेटमेंट है और कहा जाता है गोल्डन स्टेटमेंट कैन नॉट, मतलब गोल्डन वर्ड्स कांट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो बट आप लोग ऑब्वियसली वीडियो को बैकवर्ड करके बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब वो गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, बात को समझिएगा। ये रोटर का थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये स्क्विरल केज जो रोटर है, मैंने इसके बारे में बड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। 3 फेज इंडक्शन में जो लोग पढ़े हैं साथ में, अभी ऑब्वियसली 3 फेज इंडक्शन हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं, आप स्क्विरल केज के बारे में वहां पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, एक बात तो तय है भाई, हम लोगों ने ये बात तो मतलब पढ़ते पढ़ते अरसा हो गया कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट बह रहा है तो उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहेगी, ये तो तय बात है। तो सिंगल फेज सप्लाई जब सिंगल फेज वाइंडिंग को दी जाती है तब, ध्यान से सुनना, गौरनाल सुनना, अरसे से बता रहा हूं इस बात को, कोई भी कंडक्टर में, किसी भी तार में करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होनी है, याद रखिए। वो मैग्नेटिक फील्ड का बस अंतर इतना हो जाएगा, नेचर बदल जाएगा, कहीं पे रोटेटिंग होगी और कहीं पर रोटेटिंग नहीं होगी। इसका डेरिवेशन कि कहां पर रोटेटिंग होती है और कैसे रोटेटिंग होती है, ये सब मैं आपको 3 फेज इंडक्शन मशीन में करवा चुका हूं। अब आप एक चीज देखिए, सिंगल फेज सप्लाई जब सिंगल फेज वाइंडिंग को दी जाती है तब क्या पैदा होता है, मैं लिखवाऊंगा। और दूसरा पॉइंट बनता है यहां पे, 3 फेज सप्लाई जब 3 फेज वाइंडिंग को दी जाती है तब क्या होता है।
ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि सिंगल फेज सप्लाई जब सिंगल फेज वाइंडिंग को दी जाती है और थ्री फेज सप्लाई जब थ्री फेज वाइंडिंग को दी जाती है तो क्या पैदा होता है। यहां कौन सा केस बनना है, सिंगल फेज सप्लाई जब सिंगल फेज वाइंडिंग को दी जाती है तब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। कैसी? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। बात को समझेंगे ये क्या है ये बवाल। और जब थ्री फेज सप्लाई थ्री फेज वाइंडिंग को दी जाती है, थ्री फेज सप्लाई जब थ्री फेज वाइंडिंग को दी जाती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। बहुत बार बता चुका हूं और चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं भाई, रोटेटिंग फील्ड पैदा होती है। इसका मतलब यहां पर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, जब यहां पर सप्लाई लगाते तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती, इस तरीके से रोटेट करती एयर गैप के अंदर, मतलब ये जो खाली स्पेस होता है रोटर और स्टेटर के बीच, यहां रोटेट कर रही होती है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले इसके बारे में और भी चीज क्या पूछी जाती है समझिएगा। कितने मैग्नीट्यूड की, 5m मैग्नीट्यूड की पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। स्पीड क्या है, इन दो बातों को है ना अपने माथे पे गड़वा लेना, दिल में बसा लेना। जिसकी तस्वीर है उसकी हटा के इसको दिल में बसा लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछी जाती है। तो अभी तक मन में जो था तुम्हारे उसे निकाल दो और इसको भर लो, क्योंकि पेपर में काम यही आने वाला है भाई। अब देखो उधर, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग होगी, पल्सेटिंग क्या है वो बाद में बताऊंगा ऑब्वियसली। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 5m मैग्नीट्यूड की होती है, मतलब उसका मान कितना होता है, मान माने मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने मान, ठीक है। स्पीड का मतलब कितनी स्पीड से रोटेट करती है, ns स्पीड से, और ns स्पीड का फॉर्मूला 120f/p। क्लियर है इतनी बात? कुछ लोगों ने देखी होगी और कुछ लोगों के मन में क्या ख्याल आ रहा होगा, इसे देखे बिना भी यारो एक अरसा हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, देखो अरसा मत करो, चीजों को रिवाइज करते रहो तो याद रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, थ्री फेज सप्लाई जब थ्री फेज वाइंडिंग को दी जाती है तो क्या होती है, मैग्नीट्यूड पैदा होती है। और वो मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1.5 मस्ती से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बस आपने कंसेप्चुअली भी पढ़ेंगे, याद रखिए। ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को थ्री फेज में करा चुका हूं, ये मैग्नीट्यूड वाला डेरिवेशन मैं थ्री फेज में आपको करा चुका हूं। 1.5 ns = 120f/p। चलिए, इसकी भी स्पीड ns होती है, उसकी भी स्पीड ns होती है, बस इनके मान में अंतर होता है। यहां पर जो पैदा होगी वो 5m होगी मान की, और यहां पे 1.5 होगी। मतलब जो मैक्सिमम फ्लक्स है उसका 1.5 गुना ज्यादा यहां पे फ्लक्स बनेगा, जो मैक्सिमम फ्लक्स है उसका 1.5 गुना ज्यादा। अब ध्यान पे आ जाइए, ये सिंगल फेज है। सिंगल फेज में क्या होगा, पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। 5m मैग्नीट्यूड का जो फ्लक्स है, 5m मैग्नीट्यूड का जो फ्लक्स है, ये 5m मैग्नीट्यूड का जो फ्लक्स है, ये पल्सेटिंग नेचर में है। पल्सेटिंग नेचर का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए। जब आप यहां पर इसे सिंगल फेज सप्लाई दिए होंगे तो मतलब एक बात तय है, एक पॉजिटिव साइकिल होगी, एक नेगेटिव साइकिल होगी, ये बात तो तय है भाई। अब जब पॉजिटिव साइकिल की बात आएगी, मतलब जैसे ही वो पॉजिटिव साइकिल इस पे पहुंचेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी ns स्पीड से एक डायरेक्शन में, और जैसी नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी दूसरी डायरेक्शन में ns में। पर याद रखिए, मान दोनों में अलग हो जाते हैं, मतलब 5m/2 एक दिशा में जाएगी, 5m/2 एक दिशा में जाएगी। अब देखो, मैं आप लोगों को खुद से समझाता हूं 5m किस तरीके से बनती है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए। एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई 5m, जिसमें 5m/2 इधर घूमी, 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 यहां से यूं करके, यूं करके। अब क्या होता है, ये जो पूरा 5m मैग्नीट्यूड बनना है, इसके आधा मतलब एक साइड ये 5m/2 घूमती है, और वैसे ही दूसरी साइकिल आ जाती है तो वो इधर घूम जाती है 5m/2 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है कि जब ये रोटर, मान लीजिए आपका ये रोटर यहां पर है, ये रोटर जैसी इस दिशा में जाने की कोशिश करता है, मैंने आपको थ्री फेज इंडक्शन मशीन में पूरा प्रॉपरली बताया हुआ है कि कैसे रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ही दिशा में घूमता है और क्यों घूमता है। ये रोटर है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, तो ये रोटर जैसे ही यहां चलने को तैयार होगा वैसी नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में रोटेट करेगी तो वैसे ही इधर आ जाएगा, मतलब जैसी रोटर इस साइड जाना चाहेगा वैसी मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी, फिर रोटर को इस साइड जाने की सोचेगा।
अब रोटर इतना भारी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व उसका इतना है कि वो इधर नहीं जा पाता, इधर भी नहीं जा पाता, वो एक ही जगह खड़ा रह जाता है। मोटर बन जाती है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मोटर खुद ब खुद चालू ही नहीं हो पाती, वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है, इधर जाऊं इधर जाऊं। जैसे आप लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये लेक्चर देखूं या इसका लेक्चर देखूं, और पता चलता है क्या टाइम खराब कर देते हो आप। यही होता है। अच्छे खासे बच्चों को मैंने इस चीज में भटकते देखा है और अपनी तैयारी खराब करते तक देखा है। कभी कुछ कहीं पे टाइम खराब कर रहे हैं, कहीं किसी चैनल पर टाइम खराब कर रहे हैं, कभी किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं। भाई राम को मानो या रहीम को, पर मानो एक को। भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, टाइम खराब नहीं होगा। जिसको भी मानो, आपकी मर्जी। चलिए अब आप एक चीज देखिए, विश्वास रखिए बस आप अपने फैकल्टी पर। याद रखिए, आपको चुनाव करते समय जितनी सीबीआई जांच करनी है फैकल्टी की कर लो कि फैकल्टी कैसी है, कि मतलब मैं इस फैकल्टी पे जाऊं या नहीं जाऊं, इसके यहाँ से सिलेक्शन हुए नहीं हुए, ये इस बंदे ने खुद ने पेपर निकाले नहीं निकाले, आप ये सब पता कर सकते हो शुरुआत में। फिर उसके बाद में आप समर्पित हो जाइए और उस पर विश्वास रखिए। कोई भी हो, किसी को भी चुनो, मेरे को चुनो या किसी और को चुनो, ठीक है, बट याद रखना राम की सुनो, राम को मानो या रहीम को, ये चीज याद रखिएगा। तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नेचर मैंने आपको कैसा बताया? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नेचर बताया कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड φm मान की पैदा होती है, जिसमें एक साइकिल में ये φm/2 एक दिशा में जाती है और दूसरी साइकिल में φm/2 दूसरी दिशा में जाती है। इस कारणवश, इस वजह से ये रोटर रह जाता है, जड़त्व के कारण स्टैटिक खड़ा रह जाता है और ये घूम नहीं पाता। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, ये मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। चलिए अब क्या करें साहब? अब ये मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्या करें बताइए? बनाना पड़ेगा सेल्फ स्टार्टिंग। भाई समस्या है तो समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, सिंगल फेज सप्लाई सिंगल फेज वाइंडिंग को दी जाए तब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अच्छा, मुझे क्या करनी है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा। देखिए सवाल का जवाब आपके सामने ही रखा हुआ है। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि सिंगल फेज सप्लाई में दूं अगर टू फेज वाइंडिंग को, तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होकर रोटेटिंग हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो, जहां वाइंडिंग सिंगल फेज रहती है वो घुमा नहीं पाती मैग्नेटिक फील्ड को। सिंगल फेज के अलावा टू फेज हो जाए, थ्री फेज हो जाए, देख लो टू फेज भी घुमा रही है और थ्री फेज भी रोटेटिंग पैदा कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो ये वाइंडिंग क्या कर दी है हमने, टू फेज कर दी है, ये जो वाइंडिंग हमने टू फेज कर दी है, तो अब हम क्या पैदा कर पाएंगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो शुक्र है खुदा का कि उसने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई। कहते हैं ना, शुक्र है खुदा का कि जो तुम आए। ऐसा नहीं, बिल्कुल यार, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से याद रखिए आपके पंखे घूम रहे हैं बिना डंडे से। अदरवाइज नहीं तो सोचो जिंदगी कैसी होती कि हम सब अपने पास एक डंडा लेके चलते कि क्या पता वहां पर पंखा चालू करने के लिए मिले या ना मिले। ठीक है, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कमाल है, जो पंखा आपका बिना चलाए या मोटर आपका बिना डंडे से चालू करे चल जाती है। एक बात, एक सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, सर ऐसा ही क्यों किया? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि वाइंडिंग को सिंगल फेज ही रखते, सप्लाई को टू फेज कर देते? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे में भी रोटेटिंग पैदा होगी, ये भी बता दूं मैं आपको। इसीलिए मैं कहता हूं पूरा लेक्चर देखिए, बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी पैदा हो सकती है, अगर टू फेज सप्लाई सिंगल फेज वाइंडिंग को दे दो तब भी रोटेटिंग हो जाएगी। अब इसमें एक और समस्या है कि सबसे पहली चीज तो ये पॉसिबल ही नहीं है, टू फेज सप्लाई सिंगल फेज वाइंडिंग को दे कैसे दोगे? चलो मान लिया आपने दे भी दिया, तो आप खुद सोचो, क्या आपके घरों में टू फेज सप्लाई पॉसिबल है? आपके घरों में सिंगल फेज सप्लाई, या फिर इंडस्ट्री में बात कर लें तो थ्री फेज सप्लाई, या कुछ घरों में थ्री फेज सप्लाई भी आती है अगर उनके लोड ज्यादा है तो जब आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है टू फेज सप्लाई की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्टर लगाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये तो एक्स्ट्रा खर्चे वाली बात हो गई, ये वाला रास्ता तो हम फॉलो ही नहीं करेंगे। सिंगल फेज सप्लाई टू फेज वाइंडिंग को दे देंगे। अब टू फेज वाइंडिंग कैसे होगी? वो डिजाइन, वो जो मैन्युफैक्चरर है जिसके यहाँ आप मोटर मशीन ले रहे हो, ये उसकी जिम्मेदारी है, आपको हेडेक नहीं लेनी है। तो सुनिए बड़े ध्यान से, टू फेज वाइंडिंग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टू फेज वाइंडिंग होती कैसी है। जब दो वाइंडिंग 90 डिग्री के स्पेस के फेज डिस्प्लेसमेंट पे हो, मैंने क्या कहा? व्हेन टू वाइंडिंग्स आर 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट टू ईच अदर, दो वाइंडिंग 90 डिग्री के फेज अंतराल पर
यांत्रिक फेज अंतरकाल पर, मैकेनिकल फेज अंतरकाल पर, मैकेनिकल फेज डिस्प्लेसमेंट में स्पेस पर रखी गई हो, एक वाइंडिंग ये, एक वाइंडिंग ये। अब ये देखिए 90 डिग्री रखी गई है, ऐसी वाइंडिंगों को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसी वाइंडिंगों को हम क्या कहते हैं? टू फेज वाइंडिंग। ये टू फेज वाइंडिंग यहां पर बन जाती है। अब बात को समझते हैं आगे। हमारी अभी तक ये वाइंडिंग लगी थी, एक काम हम लोग कर देते हैं कि क्या ना करें, कुछ ऐसा करें कमाल कि ये वाइंडिंग टू फेज की हो जाए। तो बिल्कुल क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं और एक वाइंडिंग हम यहाँ भी लगा देते हैं। इस वाइंडिंग को कहते हैं सहायक वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सहायक, हेल्पर, हेल्प कर रही है ना, इट इज हेल्पिंग ना, सहायक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या कहते हैं हम इसे? इस वाइंडिंग को कहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। स्विच के द्वारा हम लोग इसे लगा देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच नाम है इस स्विच का। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक यांत्रिक स्विच है, मैकेनिकल स्विच है। कैसा स्विच है? यांत्रिक स्विच है, मैकेनिकल स्विच है। यांत्रिक स्विच का क्या मतलब हुआ? मैकेनिकल स्विच का ये मतलब हुआ, ये स्विच काम करता है कब? ये स्विच काम करता है जब मशीन की स्पीड 75% स्पीड से ज्यादा हो जाए या 75% हो जाए। मैंने क्या कहा? जब मशीन की स्पीड 75% हो जाए तो ये स्विच खुल जाता है। ये स्विच खुल जाता है। इस स्विच को पता चल जाता है कि स्पीड अब 75% हो गई है। आपने अपकेंद्रीय उपकेंद्रीय बल पढ़े होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करिए, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसी 70 से 75% स्पीड पहुंच जाती है मशीन की, इसके अंदर ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्रीय शायद बोलते हैं, उपकेंद्रीय मुझे एग्जैक्ट, पर उनमें से एक बोलते हैं, इतना मुझे मालूम है। तो सेंट्रीफ्यूगल ऐसा फोर्स लगता है, हिंदी इंग्लिश में मुझे पता है। तो जैसी 75% स्पीड पहुंच जाती है, इसमें ऐसा फोर्स लगेगा, ये स्विच खुल जाएगा। ये स्विच खुल जाएगा तो ये वाइंडिंग भी खुल जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमें केवल क्या था, मशीन को स्टार्ट ही तो करना है। एक बार मशीन घूम गई, मतलब कहने का यहां क्या होता था, जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड हो जा रही है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड हो जा रही है, तो ये रोटर खड़ा रह गया। पर अगर कोई इस रोटर को थोड़ा सा धक्का दे आए एक भी डायरेक्शन में, तो ये रोटर या ये मोटर चलना शुरू कर जाएगी। पर वो बार बार क्या डंडा लगाओगे आप? ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं हम। यहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा वाइंडिंग लगाते हैं। जैसी जब इसमें सिंगल फेज सप्लाई अब किस में जा रही है? टू फेज वाइंडिंग में। इस बात को हमेशा याद रखिए, स्टार्टिंग में ये स्विच क्लोज होता है, स्टार्टिंग में ये स्विच क्लोज होता है। स्विच ओपन कब होता है? 75% स्पीड पे। मतलब अगर किसी मशीन को 1000 आरपीएम पे घूमना है तो 750 पे ये स्विच खुल जाएगा, और स्विच खोल के क्या कर देगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देगा मेन वाइंडिंग से। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देगा मेन वाइंडिंग से। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये कितने पे? 75% स्पीड, 75% ऑफ रेटेड स्पीड पर ओपन हो जाता है। याद रखिए, खुल जाता है, ओपन हो जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है? अब इस वाइंडिंग का भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा। इसका नाम दिया हमने RS, इसका नाम दिया हमने XS, या फिर हम इसको क्या भी कह सकते हैं, RA, या हम इसको कहते हैं XA। सहायक वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग किस काम में आ रही है? मोटर को शुरुआत करने में। कैसे आ रही है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में। क्यों कर रही है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट? क्योंकि अब ये टू फेज वाइंडिंग की तरह एक्ट हो गई है। कैसे टू फेज वाइंडिंग की तरह एक्ट हो गई हमें पता लगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है इस वाइंडिंग से, जो 90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पर रखी रहती है, ऐसी वाइंडिंग को टू फेज वाइंडिंग कहते हैं। तो ये सब सवाल धीरे धीरे क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका स्विच क्लोज है। यहां पर एक सवाल बन जाता है, आंखों से भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक बात कर लेता हूं आप लोगों के सामने कि क्या है RA और XA, तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, RM और XM। ऐसी RA और XA, हम इसको RS भी बोल सकते हैं, XS भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं यहां की बात कर रहा हूं और की बात कर रहा हूं, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस मतलब
आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है ना, तो इसका नाम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी होता है, या फिर सहायक वाइंडिंग भी कह सकते हैं। मतलब ये क्या हो गई, स्टार्टिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक क्योंकि हेल्प कर रही है ना। तो कुछ भी नाम ले लीजिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रिएक्टेंस, प्रेरक, रिएक्टेंस। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसे ऑक्सिलरी भी कहते हैं और इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं इसे और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं, मेन वाइंडिंग। चलिए चले आगे। अच्छा, बाकी अगर आपसे कोई नाम दूसरा पूछे तो इसे रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। अब आप मेरे को एक बात समझिए, ये वाइंडिंग तो सहायक है, शुरुआत में हेल्प करेगी फिर चली जाएगी, पर हमेशा रन तो यही करती रहेगी, तो इसे रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस वाइंडिंग को मेन या फिर रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा रन करती रहती है बेचारी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसा क्यों, मैंने आप लोगों को बताया ना अभी कि जब एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो रोटर इधर घूमता है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो रोटर इधर घूमता है। ऐसे में बस अगर रोटर को कोई एक बार धक्का दे दे तो फिर ये उसी दिशा में घूमने लग जाता है। जैसे आप खुद सोचिए, आपको कोई यहां खींचे, आपको कोई यहां खींचे, तो आप वहीं खड़े रहोगे, पर फिर कोई आपको एक जगह पर धक्का दे दे तो आप उसी की दिशा में चले जाओगे। सेम ऐसे ही है। अब ये देखिए, शुरुआत में जब यहां पर सप्लाई दी हमने, तो अब देखिए बहुत प्यारी चीज, आज मैंने कितने डिटेल में आप लोगों को इसका प्रिंसिपल समझाया, मुझे यार कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, जब सिंगल फेज सप्लाई हमने टू फेज वाइंडिंग को दी, तो अब यहां पर क्या पैदा हुआ, देखो। अच्छा, एक चीज देखो, भूलना नहीं, हाँ भाई, इसरो के पेपर का क्वेश्चन था ये। किसके पेपर का, इसरो के पेपर का क्वेश्चन था। ये मैं मिटा दूं। अब याद रखिए, जो टू फेज वाइंडिंग पैदा होगी, वो सॉरी टू फेज मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसका भी फाई एम मैग्नीट्यूड होगा। मैं अभी बताता हूं आप लोगों को, ये मैं मिटा देता हूं यार, ठीक है। चलिए, चलिए भाई, अब आप एक चीज समझिए, ये आपकी वाइंडिंग थी। आपने क्या किया था, ये जो स्टेटर की सिंगल फेज वाइंडिंग है, इसी को तो टू फेज में कन्वर्ट किया है। इसरो के पेपर में क्वेश्चन था, जेई के पेपर का क्वेश्चन था कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कनेक्शन, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कनेक्शन मेन वाइंडिंग से कैसा रहता है। पहली बात तो, पहली बात तो ये जो तू समझ रहे हो है, समझदार तो बहुत हो तुम लोग यार। चलिए, तो पहली बात तो ये कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड स्टार्ट एंड रनिंग वाइंडिंग, वो तो एक ही हुई ना यार, या मेन वाइंडिंग कह लो, बात तो एक ही है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग आर अ पार्ट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। भाई बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ये स्टेटर पे लगाई गई है। अरे नहीं मेरे भाई, सिंगल फेज वाइंडिंग टू फेज करी गई है स्टेटर की, रोटर को तो छेड़ा ही नहीं है। तो ये पार्ट है किसकी, स्टेटर वाइंडिंग की। ये इसरो का पेपर का क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि कहाँ लगाई जाती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कहाँ लगाई जाती है, स्टेटर पर, रोटर पर, बोथ पर। ठीक है, कई पेपरों में ये कनेक्शन, वो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। वाह, वैसे तो बेटा तुम्हारी आंखें खूब कुछ बहुत कुछ देख लेती हैं। आर कनेक्टेड पैरेलली टू ईच अदर। अब देखो, घूर के देखो, घूर के देखो, जैसे तुम बाहर देखते हो वैसे तुम घूर के देखो यहां पर। अब ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग क्या पैरेलली कनेक्ट नहीं है। आप देखो, देखो ये यहीं से कनेक्टेड है पूरी, ये पैरेलल कनेक्शन है दोनों का, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्ट होती हैं, याद रखिए। क्लियर है। तो जैसे ही ये 75% पे पहुंच जाती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाता है और ये वाइंडिंग हट जाती है। इस तरीके से दो फेज में बांट के, क्या मैंने कहा, इस तरीके से दोनों वाइंडिंग को दो फेज में बांटकर, इस तरीके से दोनों वाइंडिंग को दो फेज में बांटकर, मतलब इन वाइंडिंग, जो सिंगल फेज वाइंडिंग को दो फेज में बांटकर हम लोग
इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं, खुद ब खुद चालू करने लायक बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर रोटर रखा हुआ है, ये रोटर यहां पर रखा हुआ है, ठीक है भाई, ये तो रोटर रखा हुआ है। जब आपने सिंगल फेज सप्लाई यहां पर दी तो पक्की बात है एक फाइव मैग्नीट्यूड का एनएस स्पीड पे चलता हुआ आरएमएफ पैदा होगा। और ये पैदा हुआ ही इसीलिए क्योंकि यहां पर टू फेज वाइंडिंग है। टू फेज वाइंडिंग से हुआ क्या, ऐसा क्या होगा चमत्कारी कि टू फेज वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड घूमने लग गई। चमत्कारी ये हुआ मेरे भाई कि ये 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पर रहती है। तो मैंने आप लोगों को थ्री फेज इंडक्शन में ये बात बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लैगिंग से लीडिंग की तरफ जाती है। तो ये लीडिंग, ये लैग, यहां पर देखिए ये 0 डिग्री एंगल पर है और ये -90 डिग्री एंगल पर है। तो लीडिंग से लैगिंग कौन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लीडिंग से लैगिंग जाती है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, यूं करके चलती ही चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो जब हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे टू फेज वाइंडिंग को, तो 5m मैग्नीट्यूड का एनएस स्पीड पर मूव करेगा। अब जैसे ही आरएमएफ पैदा हो जाएगा, रोटर भी उसी दिशा में चलने लगेगा। रोटर आरएमएफ की दिशा में चलता है, क्यों, ये बात भी मैंने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बताई हुई है। और इसका रीजन क्या है, सापेक्ष गति रीजन था, रिलेटिव मोशन रीजन था। रिलेटिव मोशन वाज द रीजन। तो हर बात कंसेप्चुअली करी जाएगी, ऐसे कोई हवाबाजी नहीं होगी, याद रखिए। तो हमारा रोटर भी घूमने लग जाएगा, किस स्पीड से, एनआर स्पीड से घूमने लग जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, ये बात हमें बताई थी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी द्वारा बताई गई थी। किसके द्वारा बताई गई थी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी द्वारा बताई गई थी। मैं इसे मिटा देता हूं सबसे पहले। मतलब सिंगल फेज वाइंडिंग प्रोड्यूसेस या पैदा करती है pulsating magnetic, single phase winding produces pulsating magnetic field when connected to single phase winding। मैं हिंदी में भी बोलूंगा मेरे भाई, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यार, अपने मतलब की चीजें तो इंग्लिश में तुम सीख लेते हो। मतलब अगर कोई आई लव यू बोले, आई हेट यू बोले, तो बड़ा अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाता है। और मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी तुम सुन नहीं रहे हो, ठीक है। आई मिस यू, अरे सर इसकी इंग्लिश की हिंदी कैसे आ गई आपको भाई? मन था ना सीखने का, क्योंकि बोलने वाला इंटरेस्टिंग था। अब यहाँ पर सर खड़े हैं, सर की कौन सुने भाई? ऐसा बस ऐसा मत करा करो यार हर समय। चलो, सिंगल फेज सप्लाई पैदा करती है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब वो कनेक्ट होती है सिंगल फेज वाइंडिंग से। याद करिए, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो पेपर में आपके सवाल आता है कि ये बात हमें कैसे पता चली पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूं तो ऑब्वियसली ये बात एक थ्योरम या फिर एक थ्योरी में बताई थी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी तो आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है सिंगल फेज सप्लाई से जब सिंगल फेज वाइंडिंग को दे। ये हमें कौन सी फील्ड थ्योरी या कौन सी थ्योरी से पता चलता है? तो ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से पता चलता है। ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से पता चलता है, याद रखिए। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का यूं तो डेरिवेशन हम लोग ऑब्वियसली डिटेल लेक्चर्स में करते हैं कि कैसे आया ये। याद रखिए, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ये बताती है कि एक 5m मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड 5m/2 एक दिशा में घूमेगी, 5m/2 एक दिशा में घूमेगी। ये पता चलती है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? तो इसका समाधान क्या निकाला कि भाई अगर मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो फेज को बांट दो, क्योंकि फेज अगर सिंगल फेज रहेगा तो कभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी, और ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो ना आपकी मोटर घूम पाएगी। तो जब फेज को हम लोगों ने बांटा, इसी को कहा गया फेज स्प्लिटिंग मेथड। क्या कहा गया? फेज स्प्लिटिंग मेथड, फेज को बांटने वाले मेथड। तो हम लोग यहां से एक बात समझेंगे, टू मेक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, बधाई हो, मोटर आपकी खुद ब खुद चलने लगी है, बधाई हो। टू मेक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग
to make motor self starting, phase splitting method is used. फेज को तोड़ देना, फेज को बांट देना मेथड यूज किया जाता है। और फेज को कैसे बांटा जाता है? एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग मेन वाइंडिंग के पैरेलल में लगा के, बाय कनेक्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन पैरेलल टू मेन वाइंडिंग। ये बात याद रखिए, ये बात हम लोगों के समझ में आ गई। अब आप इसका मतलब यहां से हमें एक बात बड़ी प्यारी समझ में आ चुकी है। अगले लेक्चर में तो हम इसे डिटेल में करेंगे कि फेज को जब हम बांट रहे हैं तो कितने तरीके से बांटेंगे, फेज को बांट रहे हैं तो कैपेसिटर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो कैपेसिटर का काम क्या है। वाकई में ही बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बाय कनेक्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन पैरेलल टू मेन वाइंडिंग, इतना पॉइंट क्लियर है। अब हमने मोटर को बधाई हो सेल्फ स्टार्टिंग बना दिया, फेज को स्प्लिट करके, या फेज स्प्लिटिंग मेथड कह देते हैं, या स्प्लिट फेज मेथड भी कह देते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? अब ये वाइंडिंग तो चंद सेकंडों की मेहमान है, क्योंकि 75% स्पीड आते ही ये वाइंडिंग हट जानी है भाई। इसका मतलब ये है कि कौन सी वाइंडिंग हमेशा रहनी है? RM और XM, मतलब मेन वाइंडिंग रहनी है। जिस वाइंडिंग को हमेशा चलना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना है ना भाई, अपने माथे पे गड़वा लेना। अगर ये वाइंडिंग हमेशा लगी रहनी है तो इस बात को अपने माथे पे गड़वा लेना, बुरी तरीके से लिख देना। हमारी मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ये जब रेजिस्टेंस आपका हमेशा जुड़ा रहेगा तो भाई इस वैल्यू को तो लो होना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा जुड़ा रहेगा। और अगर ये लो रहेगा तभी तो I2R लॉसेस कम करेगा। अगर ये हाई हो जाएगा तो I2R लॉसेस तो बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमेशा जुड़ी रहनी है वाइंडिंग। RA को तुम हाई रख सकते हो। पूछता है भारत, पूछता है UPPCL, पूछता है राजस्थान, पूछता है MP का JEE, पूछता है बिहार का पेपर TG2, चाहे JEE कुछ भी हो, क्या कि RA का मान कैसा होता है? हाई, और RM का कैसा होता है? लो। याद रखिए जब आप इसको पढ़ेंगे, XM के लिए ठीक इसका उल्टा होता है कि XM की वैल्यू हाई होनी चाहिए। याद कैसे करना है मैंने आपको बताया, ये लो तो ये हाई, और वो हाई तो ये लो। अब बात आती है कि सर आप तो बता के चले गए, हमें क्या मतलब इससे, कि और हमें कैसे मालूम, कैसे विश्वास कर लें कि ये हाई होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? ये तो चलो आपने बता दिया कि सर रेजिस्टेंस लॉसेस कम देगा लो होने पे, पर इंडक्टेंस हाई, ये इंडक्टेंस लो है और ये इंडक्टेंस हाई है, तो ऐसा क्या मतलब? आपने तो कह दिया, फिर हम क्यों माने? आपको इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा, अगले लेक्चर में जब हम फेज में बांटेंगे, फेजर्स बनाएंगे, उसमें हम लोग इसका जवाब लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतना बड़े डिटेल में आप लोगों को मैंने बताया कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी। पहले बड़े दुखद समाचार था, बट अब ये सेल्फ स्टार्टिंग हो गई है। तो चलिए फिर, बधाई हो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट हो गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पिछले लेक्चर्स आप देख लेना, ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यू के वीडियोस जो आपके यूपीपीसीएल TG2 के चारों शिफ्ट में आए हैं, मैं उसका लेक्चर बनाऊंगा और आप तक जल्द पहुंचाऊंगा। इसका अगला लेक्चर जो आप लोगों को क्रैश कोर्स में मिलेगा, वो आप लोगों को मिलेगा इसके टाइप्स के, कितनी अलग अलग टाइप से हम लोग फेज बांट सकते हैं और उसकी क्या एप्लीकेशन है। इतना पॉइंट क्लियर है। डिटेल्ड लेक्चर में ऑब्वियसली कुछ चीजें हम लोग जो रह जाती हैं वो डिटेल लेक्चर्स में करते हैं। जो लोग डिटेल लेक्चर लिए होते हैं वो इस बात को एंजॉय भी करते हैं। तो मिलेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।